हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 16 से 22 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे 16 जुलाई से 22 जुलाई तक का। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहला है कि भाई अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने एक मीथेन फ्यूल रॉकेट जो है लॉन्च किया है ना। और ये दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल रॉकेट है। तो क्या नाम है इस कंट्री का और क्या नाम है उस रॉकेट का? ठीक है, जो मीथेन से संचालित था। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा हम रॉकेट के बारे में समझते हैं कि भाई रॉकेट होता क्या है ना। रॉकेट आपने देखा होगा, अभी चंद्रयान पिछले महीने गया था ना, पहुंचने वाला भी है। तो हम एक सिंपल सा अपना रॉकेट बना लेते हैं, काम चलाओ। 1 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट 2। ठीक है, अब जो रॉकेट है ना, उसका लगभग जो 80% हिस्सा होता है, ठीक है, 80% हिस्सा होता है वो फ्यूल से भरा हुआ होता है पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये इसमें सैटेलाइट जाता है। नीचे की जो 2-3 स्टेजें होती हैं वो जो फ्यूल के लिए होती हैं वो होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, लिक्विड फ्यूल होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। ठीक है, अब ये सॉलिड लिक्विड जो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, तो जो हमारे रॉकेट का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो हमारे किस पे खर्च हो जाता है? फ्यूल पे खर्च हो जाता है ना। तो अगर मीथेन को इन सॉलिड और लिक्विड क्रायोजेनिक फ्यूल की जगह पर अगर मीथेन को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाए तो रॉकेट की जो कॉस्ट है ना, बहुत कम हो जाती है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जो भेजने की जो कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इन सब स्टेज को हटा के अगर हम उसकी जगह मीथेन फ्यूल भर दें, फ्यूल भर दें, ठीक है, मीथेन फ्यूल भर दें, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो वही काम किया है एक कंट्री ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो कंट्री है चीन। चीन ने प्रक्षेपण किया है दुनिया के प्रथम मीथेन संचालित रॉकेट का। ठीक है, स्पेस रॉकेट का। ठीक है, और इसका नाम क्या है? रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है झू क्यू। झू क्यू झू क्यू 2 इस रॉकेट का नाम है। तो दुनिया का पहला मीथेन संचालित जो रॉकेट फ्यूल है, ठीक है, रॉकेट फ्यूल रॉकेट इंजन है, मीथेन फ्यूल रॉकेट इंजन है, उसका प्रक्षेपण किसने किया है? चीन ने किया है। उसका नाम क्या है? झू क्यू है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप। चलिए नेक्स्ट।
अच्छा, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया की बंगाल की खाड़ी में, समटाइम अरब की खाड़ी में, है ना, इस आकार का ये आता है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, बट हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चक्रवात। ठीक है, चक्रवात बोलते हैं। अगर इधर यूएस है, ठीक है, यूएसए के साउथ ईस्ट रीजन में भी ये आते हैं। यूएस के साउथ ईस्ट रीजन में इन साइक्लोन्स को क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। हरिकेन। ठीक है, अब यहाँ कहीं है हमारा चाइना, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, चाइना। ठीक है, और ये कौन सा था? यूएसए। और ये क्या है? हमारा भारत। ठीक है, चाइना के साउथ ईस्ट रीजन में भी ये आते हैं। चाइना के साउथ ईस्ट रीजन में इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टाइफून। टाइफून। ठीक है, तो इंग्लिश में इन्हें क्या बोला जाता है? साइक्लोन बोला जाता है। ठीक है, भारत में हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। अगर यूएसए में जाओगे तो इनको क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। और अगर चाइना वाले रीजन में जाओगे तो इनको टाइफून बोला जाता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे आते हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी में देखा कितने सारे चक्रवात आते हैं, कितने सारे साइक्लोन आते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी एक बिपरजॉय आया था, एक चक्रवात आया था, इसको बिपरजॉय नाम दिया गया था, है ना। ऐसे हरिकेन, बहुत सारे हरिकेन आते हैं तो हरिकेन्स को भी नाम दिए जाते हैं। टाइफून्स आते हैं बहुत सारे, उनको टाइफून को भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में चाइना के कोस्ट से टकराया एक टाइफून, ठीक है, यानी कि साइक्लोन। उस साइक्लोन का नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में चीन के तट पर आए टाइफून का क्या नाम है? तो इस टाइफून का नाम है तलीम। टाइफून तलीम। ठीक है, तो तलीम नाम का जो टाइफून है वो चाइना के, ईस्ट चाइना के कोस्ट से टकराया और चाइना में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचाया। हांगकांग में तो इतना नुकसान पहुँचाया कि जो हांगकांग का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो पूरा ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, तो कौन सा टाइफून है? टाइफून तलीम। चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हुआ सॉन्ग। हुआ सॉन्ग 18। ये क्या है हुआ सॉन्ग 18? ठीक है, हुआ सॉन्ग 18, हुआ सॉन्ग 18 एक है मिसाइल। एक मिसाइल है, कैसी मिसाइल है? ICBM। ICBM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय
बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ठीक है। किस देश ने इसको अभी हाल ही में प्रक्षेपित किया, किस देश ने? ठीक है, तो ये देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने इसको हाल ही में प्रक्षेपित किया। तो हवासंग 18 क्या है? एक मिसाइल है। ठीक है, कैसी मिसाइल है? ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ना। किसने प्रक्षेपित की है? अब नॉर्थ कोरिया ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अच्छा, अंतर महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और क्यों है ये अंतर महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल? ठीक है, तो ऐसी मिसाइल्स जिनकी जो रेंज होती है ना, वो कम से कम 5500 किलोमीटर होती है, उनको कहा जाता है ICBM। ठीक है, तो हवासंग 18 का ICBM है, इसका मतलब इसकी जो मिनिमम रेंज होगी वो कम से कम 5500 किलोमीटर होगी, इसलिए इसको दर्जा दिया गया है ना, हवासंग 18 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने हमारा जो UPI पेमेंट सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर लिया। UPI आप समझते होंगे, UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे वगैरह फ़ोन पे यूज करते समय अपने अकाउंट को लिंक कर देते हैं और UPI के थ्रू क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह ज़रा सी देर में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो कौन सा कंट्री है जिसने हमारे UPI सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को, है ना, स्वीकार कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू कर दिया है? लागू कर दिया है, तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस ने भारत का जो UPI है वो अडॉप्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो फ्रांस को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि एक ईजी पेमेंट सिस्टम मिलेगा, फुल प्रूफ पेमेंट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, UPI एकमात्र लगभग ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें आज तक एक भी हैकिंग की रिपोर्ट नहीं मिली कि भाई किसी ने उसको हैक कर लिया। ठीक है, तो फ्रांस को एक हैकिंग प्रूफ पेमेंट सिस्टम मिलेगा, है ना। इसके अलावा फ्रांस को मिलेंगे बहुत सारे टूरिस्ट। ठीक है, और हमें मिलेंगे हमारे टूरिस्ट के लिए कन्वीनियंस। हमारे देश के बाहर जो लोग घूमने जाते हैं, हम लोग जैसे फ्रांस वगैरह पेरिस घूमने जाते हैं, तो है ना, फ्रैंक में कन्वर्ट कराना पड़ता है अपनी करेंसी को, यूरो में कन्वर्ट करना पड़ता है। UPI के फ्रांस में लागू हो जाने से हमारे जो देश के नागरिक हैं ना, जो फ्रांस घूमने जाते हैं, उनको जो समस्या होती है करेंसी को कन्वर्ट करने में, वो समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो फ्रांस है जिसने UPI को अडॉप्ट कर लिया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित हुई, है ना। हर साल होती है ये लगभग, है ना। तो क्या नाम है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का? ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो इंडिया है ना, उसके भी चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, है ना। चाइना क्या करता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश पे, हमारे जम्मू कश्मीर पे अपना क्लेम ठोकता है ना। सेम सिचुएशन मंगोलिया की है ना।
मंगोलिया, चाइना का जो प्लान है फ्यूचर में तिब्बत की तरह मंगोलिया पर भी कब्जा करने का पूरी तरह से, है ना। तो जितना खतरा भारत को है चाइना से, उससे कहीं ज़्यादा खतरा किसको है, मंगोलिया को है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, भारत के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने के लिए, ताकि विपत्ति के समय, मुसीबत के समय में भारत साथ दे, है ना। और अगर चाइना और मंगोलिया की या भारत या चाइना की लड़ाई होती है, तो उस स्थिति में जो दोनों देशों की जो मिलिट्रियाँ हैं, जो सेनाएं हैं, वो एक दूसरे का साथ दे सकें, ठीक है। इसके लिए दोनों देशों के बीच क्या आयोजित किया जाता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। क्या नाम है इसका? हाल ही में भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित 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 सैन्य अभ्यास सैन्य अभ्यास का नाम है, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जिस साल में होता है उस साल का नाम दे दिया जाता है इसको ना, नाम के आगे लगा दिया जाता है उस साल को, ठीक है। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 क्या है, नाम है इसका, किसका, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाले, है ना, सैन्य अभ्यास का, ठीक है। इस साल ये कहाँ आयोजित होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सैन्य अभ्यास एक साल इंडिया में और एक साल कहाँ पे, मंगोलिया में आयोजित होता है। तो इस साल मंगोलिया का टर्न है, तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटार, वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चाइना, ईरान और रसिया, ठीक है। यूएसए के साथ ईरान की भी दुश्मनी है, यूएसए के साथ चाइना की भी दुश्मनी है, अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। यूएसए के साथ रसिया की तो एक जन्मजात दुश्मनी है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कंटिन्यूसली चली आ रही है, ठीक है। तो जो तीनों एंटी रसिया जो फोर्सेज हैं, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, एक कोलिशन बना लिया है ना। और ये हर साल क्या करती है, एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करती है, नेवल एक्सरसाइज है ना, नौसैन्य अभ्यास, है ना। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको आयोजित किया गया गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। हाल में ओमान की खाड़ी में आयोजित ओमान की खाड़ी में हाल ही में ओमान की खाड़ी में आयोजित रूस, चीन और ईरान के नौ सैन्य अभ्यास का नाम, क्या नाम है इस नौसैन्य अभ्यास का? इस अभ्यास का नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। सिक्योरिटी बॉन्ड 2020, है ना। तो गल्फ ऑफ ओमान में आयोजित हुआ और इसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023, है ना। चलिए अभी हाल ही में एक कंट्री है ना, उसने इंडिया के साथ एक सेमीकंडक्टर पैक्ट शामिल किया, ठीक है। जिसमें यह है कि वो कंट्री धीरे धीरे अपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको इंडिया में सेटअप करेगा, है ना। और वो कंट्री सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में मतलब टॉप मोस्ट कंट्री माना जाता है ऑलमोस्ट, है ना। तो क्या नाम है उस कंट्री का? देश
जिसके साथ जिसके साथ भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हाल ही में सेमीकंडक्टर पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश है जापान, है ना। जापान और इंडिया की जो दोस्ती है ना, बहुत टाइम बाई टाइम बढ़ती जा रही है ना। बहुत सारे रीजन हैं। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है कि जापान को ये लगता है कि चाइना एक ना एक दिन उस पर अटैक ज़रूर करेगा। ठीक है, अब इस रीजन के पीछे भी एक रीजन है ना, कि भाई क्यों लगता है चाइना को कि भाई जो यूएसए है उसको अटैक करने जा रहा है ना। तो क्या हुआ था, जापान अभी जो हमें शांति प्रिय और डेवलप कंट्री लगता है, पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। जापान एक बड़ा एग्रेसिव कंट्री था। जापान में मोनार्की थी, र्यूथलेस मोनार्की। ठीक है, जिसका विजन क्या था, ठीक है, कि पूरे दुनिया में जापान को फैला देना है ना। तो जहाँ मन करता था वहाँ अटैक कर देते थे। ठीक है, तो एक बार जापान ने किस पर अटैक किया, चाइना पर अटैक किया और चाइना को हरा दिया वॉर में। ठीक है, और जो चाइनीज मिलिट्री थी वो चाइना में घुस गई, पूरे बीजिंग को उन्होंने रौंद डाला और किंग के पैलेस को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और जो मिलिट्री जनरल है वो किंग के पैलेस में पहुंचता है और किंग को दरबार में लेके आया जाता है। चाइना का जो किंग है, राजा होता है, उसको घसीट के लाया जाता है दरबार में, है ना। उससे राजा से, चाइना के राजा से जो जापान का मिलिट्री जनरल है वो अपने जूते साफ़ करवाता है। जूते साफ़ करवाते हुए ना सिर्फ वो जूते साफ़ करवाता है, बल्कि जूते साफ़ करवाते हुए फ़ोटो बनवाता है। उस समय, है ना, कैमरे तो होते नहीं थे, तो एक तस्वीर, पेंटिंग है, वो बनवाता है। तो वो जो पेंटिंग है ना, वो आज भी चाइना के पैलेस में एज इट इज़ टंगी हुई है। और चाइना जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाके दिखाता है ना, कि देखो पहले हम कमज़ोर थे, हमारे साथ क्या किया इन्होंने, जापानियों ने, है ना। तो चाइना का भी मोटिव है ना। और जापान को भी लगता है, ठीक है, गलत नहीं लगता है, क्योंकि जापान ने जैसे पहले काम किए हैं उस हिसाब से जापान को लगता है। तो जापान चाहता है कि भाई जब चाइना हम पे अटैक करे तो कम से कम हमारे साथ एक अलाई हो जो खड़ा रहे। ठीक है, पहले एक अलाई था जापान का, जो अभी भी है यूएसए, अमेरिका, है ना। बट जिस तरह अमेरिका ने अपना कावर्डनेस दिखाई अफ़गानिस्तान में, जापान का भरोसा थोड़ा हिल गया है जब यूएसए के ऊपर से। तो जापान एक पार्टनर ढूंढ रहा है ना, कि जो जंग में उसकी मदद करे। और वो पार्टनर के रूप में वो देखता है किसको, इंडिया को, है ना। और इंडिया को वो पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो ओबियस हो जाता है कि भाई पार्टनर के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने साइन किया है जापान के साथ सेमीकंडक्टर पैक्ट, है ना, जापान ने इंडिया के साथ में। ठीक है, दूसरा, जापान को ये लगता है कि अगर चाइना उस पर अटैक करेगा, है ना, चाइना बहुत पावरफुल है ना, तो चाइना जापान को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो चाइना चाहता है कि भाई अगर चाइना जापान पे अगर बम मार भी देता है, बहुत सारे बम गिरा देता है, जापान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे में कम से कम उसकी जो इंडस्ट्री है वो ज़िंदा रहनी चाहिए। तो इसलिए वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है धीरे धीरे, है ना। तो निर्णय लिया उसने कि चलो कुछ इंडस्ट्री क्या करते हैं, भारत में लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट है कि भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, है ना। और जो जब 370 की वजह से जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, है ना, आतंकवाद फैलता था, उस पर बहुत ज़्यादा लगाम लगी। बट अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है ना, वो फिर से बढ़ने लगा, है ना। जो छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप थे वो दोबारा से मतलब जन्म लेने लगे। तो इन्हीं आतंकवादियों को और आतंकवादी ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए भारत की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंक समाप्त करने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन है, ठीक है। इसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है। ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। और ये जो ऑपरेशन है ना, इसमें क्या है कि किसी तरह की कोई नेगोशिएशन नहीं है। जैसे आतंकवादियों से पहले नेगोशिएशन की जाती थी, लौट आओ, तुम्हें कम सज़ा देंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, है ना, फलाना ढिमकाना, है ना। ऑपरेशन त्रिनेत्र कहता है कि कोई नेगोशिएशन नहीं, जहाँ आतंकवादी मिलने की सूचना मिले, है ना, जाके आतंकवादियों को मार दो, हमें कोई नेगोशिएशन करनी नहीं है आतंकवादियों के साथ। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है कि एक तरह का ऑल आउट मिशन है भारतीय सेना का, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक देश है, इसने भारत से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, है ना। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर क्या होता है? सामान ढोने के काम आते हैं ना। हेलीकॉप्टर ख़रीदने की जो है इच्छा जताई है उस कंट्री ने। क्या नाम है उस कंट्री का? हाल ही में किस देश ने भारत से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये देश है अर्जेंटीना, ठीक है। और अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में है? अर्जेंटीना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो याद रखेंगे, अर्जेंटीना हमसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो खरीद रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह राशन पहुंचाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ट्रक। तो भारतीय सेना ने ट्रकों का ऑर्डर दिया है, 800 करोड़ रुपए के ट्रकों का ऑर्डर दिया है। तो किस भारतीय कंपनी को ये ऑर्डर मिला है? हम बाहर की कंपनियों को नहीं देते, हम भारत की कंपनियों से ही ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। तो किस भारतीय कंपनी को भारतीय सेना से 800 करोड़ रुपए के जो ट्रक्स है, ठीक है, उनका ऑर्डर मिला है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस भारतीय कंपनी को
ट्रक देने हेतु 800 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। ठीक है, क्या नाम है इस कंपनी का? तो इस कंपनी का नाम है अशोका लीलैंड। ठीक है, तो अशोका लीलैंड को मिला है 800 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसके अंदर कंपनी को क्या है 800 करोड़ रुपए की कीमत के जो ट्रक्स हैं वो बना के किसको देने पड़ेंगे? भारतीय सेना को। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई जो भारतीय रेलवे है ना, वहाँ पर एक पुलिस लगी रहती है। ठीक है, तो वो स्टेट पुलिस से कुछ अलग होती है ना। कि यानी कि स्टेट पुलिस जो है जो रेलवे की सुरक्षा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो रेलवे की सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। तो अभी हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के को मिले हैं उनके नए चीफ। ठीक है, चीफ को बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल। ठीक है, क्या नाम है इनका? हाल ही में किस व्यक्ति को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है आईपीएस मनोज यादव। आईपीएस मनोज यादव जी को क्या नियुक्त किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल, डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सही है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलो अभी हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई। ठीक है ना। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई। ठीक है, जिसने कहा कि भारत बनेगा एक डेवलप कंट्री। ठीक है, भारत एक विकसित देश बनेगा। भारत एक विकसित देश बनेगा। रिपोर्ट कहती है कि भैया भारत जो है एक विकसित देश बन जाएगा। कब तक? ठीक है, तो रिपोर्ट कहती है भाई कब तक बन जाएगा? कब तक? 2047 तक।
यानी कि भारत 2047 तक क्या बन जाएगा, एक विकसित देश बन जाएगा, है ना। अब ऐसे ही थोड़ा ना बन जाएगा विकसित देश, विकसित देश करने के लिए, बनने के लिए कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा अगर वो अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको ऑन एंड एवरेज यानी कि औसतन बनाए रखता है 2047 तक कितने परसेंट, यदि भारत एक औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखे, ठीक है, कितने परसेंट, यदि भारत एक औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखे, तो वो औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी, ठीक है, कितने परसेंट की। तो एसबीआई कहता है भैया 7.6% की जो वृद्धि दर है वो बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा यदि भारत औसतन क्या बना के रखे, एक ग्रोथ रेट बना के रखे जो कि है 7.6% की, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 81 बॉन्ड, ठीक है। इनको कहा जाता है 81 का मतलब क्या है, एडिशनल, ए फॉर एडिशनल, टी फॉर टीयर, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, ठीक है, 81 बॉन्ड, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। अब एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड आपको पता है क्या होता है, बॉन्ड की अगर बात करें, बॉन्ड क्या होता है कि एक पेपर है, ठीक है, जिस पर लिखा रहता है कि भाई हम इस पर्सन से इतना उधार ले रहे हैं और इतने साल बाद इतना पैसा रिटर्न कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 81 बॉन्ड किस के द्वारा इशू किए गए हैं, किस कंपनी के द्वारा, है ना। 81 बॉन्ड किसके द्वारा इशू किए गए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसकी ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है ना, उधार की ज़रूरत है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिए हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू किए। कितनी कीमत के इशू किए हैं, कितनी कीमत के बॉन्ड इशू किए हैं, ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए हैं इन्होंने, कितने करोड़ के, 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए, 10,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है इन्होंने इशू किए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 81 बॉन्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे 81 जो बॉन्ड है उनकी फुल फॉर्म है ए फॉर एडिशनल, टी फॉर टीयर, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। किसके, अब आपसे पूछा जा सकता है 81 बॉन्ड किसके द्वारा इशू किए गए, तो आपका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी कीमत के 81 बॉन्ड इशू किए हैं, तो आपका आंसर होगा भैया 10,000 करोड़ रुपए के जो 81 बॉन्ड हैं इनको इशू किया गया है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो 16 से 22 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो लगभग आधा का समाप्त हो गया है, ठीक है। आधे से थोड़ा कम हुआ है ना, आई थिंक इसको लगता है 2 सेशन और लगेंगे इसको बनाने में पूरा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।